साउंड लेक्चर 1। तो अगर हम वेव्स के क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे आज, तो वेव्स हमारी बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, डन। ट्रांसवर्स में अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें मीडियम के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन ऑसिलेट करते हैं, है ना, और लॉन्गिट्यूडनल में अलोंग ऑसिलेट करते हैं, है ना। ठीक है, एग्जांपल क्या तो बताया था आपने, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल बोलो। साउंड वेव। तो मैं साउंड वेव अगर मैं बताऊं तो इसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं एक सोर्स हूं, है ना, वो आप तक साउंड पहुंच रहा है। तो कैसे पहुंच रहा है पता है, जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं, मैं एक तरीके से मैं डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं, वो फ्रीक्वेंसी से मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं और वो ऑसिलेट करके आप तक एनर्जी पहुंचा रहे हैं। ठीक है ना, अगर हमारे आपके बीच में एयर नहीं होगी तो आई थिंक हम लोग, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए वैक्यूम में बात करना, वैक्यूम में बात नहीं कर सकते एक दूसरे से, आवाज ही नहीं सुनाई पड़ेगी। आर यू गेटिंग दिस? बोलो। ठीक है, तो सबसे पहले डालो हेडिंग। देखो एक और बात समझना, वेव्स में दो तरह की वेव्स होती हैं, वो वाला क्लासिफिकेशन अलग है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। अगर वेव्स जैसे दिमाग में आता है तो लाइट का भी दिमाग में आना चाहिए। लाइट का नेचर भी वेव होता है ना, लाइट का एक नेचर जो होता है वेव होता है ना, ये बात ठीक। वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, बट हम वेव की बात करते हैं अभी। तो वो जो वेव लाइट में यूज हो रही है, मतलब, है ना, वो होती है कौन सी, नॉन मैकेनिकल। कौन सी होती है, और वो इसका एक और नाम होता है, नाम बता दूसरा वाला किसी को, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्लियर है बात। तो सबसे पहले डालते हैं हेडिंग हम लोग, डालो हेडिंग सभी लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। तो मेजरली दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है हमारी मैकेनिकल वेव, और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव। वेट अ मिनट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव में एक हमारी होगी मैकेनिकल वेव और दूसरी कौन सी हो गई, नॉन मैकेनिकल वेव। ओके, डन। सो नॉन मैकेनिकल की अगर बात हम पहले करें, तो नॉन मैकेनिकल वेव का हमारा एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, ठीक। इसकी क्या खास बात है, दे डोंट हैव नीड ऑफ मीडियम टू प्रोपगेट या टू ट्रेवल, यू कैन राइट। ठीक है, एग्जाम्पल में एक्स रेज, यूवी रेज, infrared rays and visible rays। ओके, अब आते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है,
देखो हमें जो पढ़ना है एक्चुअली में मैकेनिकल वेव के बारे में ही हमें पढ़ना है। ओके, हमें मैकेनिकल वेव के बारे में ही पढ़ना है। ओके, तो मैकेनिकल वेव की अगर बात करें हम, तो इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा, मीडियम लिखना आप लोग, मीडियम इसमें लिखना, मीडियम इज रिक्वायर्ड, medium is required to propagate, medium is required to propagate, medium is required to propagate। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ वैसे मतलब वेव्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेव्स, बताओ। हम्म, नहीं ये तो देखो, हु सेड दिस, ठीक, करेक्ट। एक्चुअली में वेव जो है हमारी, वेव मीनिंग ऑफ वेव मतलब ही हुआ कि एनर्जी, और वेव एनर्जी इन मोशन, है ना। वेव्स की हेल्प से हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक डेफिनेशन में वेव की लिखना चाहता हूं, आप लोग नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ऐसा। ठीक है, लिख लेना डेफिनेशन, इट इज अ डिस्टर्बेंस। ठीक है, डिस्टर्बेंस which travel from one point to another point with or without help of medium, with or without help of, ठीक है, जहां डिस्टर्बेंस लिखा है उसके ऊपर ऐसे और करके एनर्जी भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, मतलब वेव्स के थ्रू ही एनर्जी ट्रांसफर होती है बिटवीन मीडियम पार्टिकल्स। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल वेव की, है ना, जैसे मुझे कोई अगर एनर्जी ट्रांसफर करनी है, एनर्जी मान लो मैं ये रिमोट ट्रांसफर करना चाहता हूँ लास्ट तक, तो मैं पहले आपको दूंगा फिर आप उसको दोगे, इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। तो कुछ इसी तरीके, मतलब नॉट एग्जैक्टली द सेम वे, कुछ इसी तरीके हमारे मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। तो अब मैकेनिकल वेव के एग्जांपल अगर लिखे हम, आगे लिखना, आगे अब क्लासिफिकेशंस करते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव के, मैकेनिकल वेव। ओके, तो मैकेनिकल वेव में हमारी आती है पहली ट्रांसवर्स वेव, दूसरी आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, सपोज करो कि वेव हमारी, अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं,
वेव हमारी टुवर्ड्स राइट प्रोपेगेट कर रही है। ओके, तो इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे। लाइक दिस। ओके, डायग्राम ड्रॉ करो। ये एरो ऊपर नीचे दिखने का क्या मतलब समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ, जो वेव पार्टिकल्स हैं वो हमारे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं अगर वेव हमारी टुवर्ड्स राइट जा रही है। ओके, क्लियर है बात? इसका एग्जांपल क्या हुआ? वेव का एग्जांपल पूछे ट्रांसवर्स वेव का, तो जो एग्जांपल जिसको देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो एग्जांपल है वेव्स इन स्ट्रिंग। वेव्स इन स्ट्रिंग, अगर आप किसी स्ट्रिंग को एक एंड से पकड़ के, ठीक है, जैसे मैंने एक आपको दिखाता हूं यहाँ पे, है ना, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, देखो मैंने भी प्ले किया है, दिख रहा है? स्ट्रिंग को का लेफ्ट वाला एंड को वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे ऐसे प्लग कर रहा है। देखो देखो, वो सिर्फ एंड को पकड़े है और ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। और आगे वाले जो पार्टिकल्स हैं, है ना, जो नेक्स्ट पार्टिकल्स हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड हो रही है ना? ऐसा बताओ, क्लियर है बात? थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम कर दूं अगर, थोड़ा आपको और दिख रहा है ना ये बात, या आप मैनुअली करना चाहते हो? ये देखिए, ये मैनुअली मैं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक था, ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ। देखो हो रहा है ऐसा, तो मैं सिर्फ लेफ्ट एंड को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, है ना, और जो एनर्जी है, मतलब जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, वो वेव के थ्रू आगे ट्रांसफर हो रही कि नहीं हो रही है? हो पा रही है ना? बोलो। तो यही हो गया वेव्स इन स्ट्रिंग, ठीक है। वेव्स इन स्ट्रिंग को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, बहुत डिटेल वे में पढ़ना है इसको। ओके, ये क्लियर है बात? हाँ, अगर आप जैसे यहाँ पे आपको एक दिख रही होगी लाइन, अगर आपको एक लाइन ये दिख रही हो, है ना, ये वाली लाइन दिख रही है, इसके जितना ऊपर जा रहे हो जितना नीचे जा रहे हो, अगर ये आपने फिक्स किया रखा है तो एम्पलीट्यूड सेम होगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो आई थिंक ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा, क्यों? बोलो हाँ या ना? पक्का? गुड, ठीक है। तो अगर मैं उसी चीज को आपको उसमें दिखाने की कोशिश करूं, मान लीजिए मैं डायग्राम बना के दिखाना चाहूँ जिससे आपको थोड़ा सा फील भी आए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक स्ट्रिंग ले लें हम, अब ड्रॉ भी कर लेना उसको। ये स्ट्रिंग है विदाउट डिस्टरबेंस, क्या है? विदाउट डिस्टरबेंस, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है। अब अगर आपने लेफ्ट एंड को प्लग करा, मान लो आपने सिर्फ एक बार ऐसे प्लग कर दिया, लाइक दिस, तो क्या होगा? मान लो ये पल्स एक बनी, ये एक पल्स बनी उसमें, ये ऐसे आगे जाएगी, ठीक है। तो देखो, ये जो एक डिस्टरबेंस है, ये एक डिस्टरबेंस है, ये तो एक डिस्टरबेंस है, यही डिस्टरबेंस हूबहू आगे ट्रेवल करेगा, यही डिस्टरबेंस सेम वे में आगे ट्रेवल करेगा। तो आगे ट्रेवल करेगा इसका मतलब क्या हुआ? टेस्टिंग के पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे? नहीं, स्ट्रिंग के पार्टिकल तो सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। तो जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि अभी इस केस में समझता मुझे कोई बच्चा कि मान लो स्ट्रिंग का अगर मैं
ये वाला पॉइंट कंसिडर करो और एक ये वाला, बहुत टेक्निकल पॉइंट है अगर, है ना। तो बता सकता है मुझे कि जैसे ही वेव, हमको पता है कि अगर मैंने वेव को प्रोपेगेशन टुवर्ड्स राइट दिया है ना, तो ये आगे यही जो शेप है, यही शेप आगे ट्रांसफर होगा, होगा पक्का, यही शेप सेम टू सेम आगे ट्रांसफर होगा, ठीक। लेफ्ट में समवन सिंह लेफ्ट, राइट होगा, है ना, राइट ट्रांसफर होगा, ठीक। तो ये बताओ, जो दो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनमें से अगर मैं एक का नाम P डाल दूं और एक का नाम Q डाल दूं, ये P और Q का डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा? P का डायरेक्शन और Q का डायरेक्शन किधर होगा मोशन? तो बताओ, बताओ भाई। हाँ, सोचो, सोच के बोलो, यूज अ ब्रेन। क्योंकि अगर अगर अपने आप तुमने बता दिया तो ये ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें, अगर हमने बता दिया तो फिर तो आ ही जाएगा, बट अपने आप सोच के तुमने अगर कर लिया ना तो, हाँ, का ऊपर होगा और पक्का। रीजन बता सकता कोई? रीजन क्या है? देखो, ये वेव जैसे आगे ट्रेवल करेगी ना, बोलो, बोलो वेव यहाँ आ गई, ये जो डिस्टरबेंस है, एक सिंगल जो ये जो पल्स है, ये अगर राइट आ गई थोड़ा, तो जो पी वाला स्ट्रिंग का पॉइंट था वो यहाँ पर आ जाएगा ना, इस पॉइंट पे, जो अभी ऊपर है थोड़ा सा, वो कहाँ आ जाएगा? इस पॉइंट पे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। और क्यू वाला देखो कहाँ पहुंच गया, यहाँ, हुआ ना ऐसा। तो यानी कि अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, अगर वेव ये पल्स राइट ट्रेवल कर रही है तो पी जो होगा वो आपका मूव करेगा इधर। सभी लोग को समझ में आ रहा है बात? डाउनवर्ड, और क्यू वाला upward। बोलो, ठीक है। और इस पॉइंट के जितने भी राइट में पार्टिकल्स होंगे, सारे ऊपर आने की कोशिश कर रहे होंगे, और ये वाले पार्टिकल जो होंगे वो नीचे आने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं पी और क्यू के अलावा भी एक बनाऊं कुछ पार्टिकल्स, तो ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। बताओ, ये आपको डायग्राम क्लियर है ना? इसमें लिखे ना, पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन। सभी लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया? ये प्रोसेस पूरा थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? बोलो। अच्छा, जिसको मैं ऑसिलेशन बोल रहा हूँ वो एसएम ही यहाँ पे क्या है? अरे भाई, वो टेक्निकली क्या करेंगे? सोचो, अगर यही डिस्टर्बेंस में कंटिन्यू देता रहूंगा, तो कोई एक पार्टिकल अगर मोशन ऑब्जर्व करोगे ना आप, तो इट विल बी लाइक दिस। वेट अ मिनट। इट विल बी लाइक दिस, ओके। ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वो एसएचएम कर रहा होगा। बात समझ में आ गई? चलो, अब बात करते हैं इसकी हम। बोलो, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा? अगर ये वेव प्रोपगेशन है,
तो इसमें मीडियम के पार्टिकल्स लॉन्गिट्यूड में मैंने क्या बताया कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो टू एंड फ्रो, है ना, ऊपर नीचे नहीं, लेफ्ट एंड राइट ऑसिलेट्स करते हैं, लाइक दिस। ओके, समझ में आ गई बात? इसका एग्जांपल अगर लिखोगे तो इसका एग्जांपल है साउंड वेव। इस चैप्टर में पहले हम लोग यही करेंगे, पहले हम लोग वेव्स इन स्ट्रिंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे साउंड वेव के बारे में। ठीक है, और अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लोगे क्या भाई? पार्टिकल ऑसिलेट along the wave propagation. ओके, ठीक। यहाँ पे भी लिख देना waves in string, waves in string। ठीक है, साउंड वेव के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी इतना नहीं पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलो अब डालो हेडिंग सभी लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। फर्स्ट हेडिंग है बच्चों एम्पलीट्यूड। फर्स्ट हेडिंग है आपका एम्पलीट्यूड। थिकनेस में इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम particle from their main position। ठीक है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड के लिए हमको बहुत परेशानी जरूरत नहीं है। जो वो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं ना, अगर ट्रांसवर्स की बात करें तो ऊपर नीचे, एंड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो आगे पीछे, है ना। ठीक है, तो जो एक कोई पार्टिकल सिस्टम करता है ऊपर नीचे, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वही क्या होगा, वही होगा इस वेव का एम्पलीट्यूड, वही एम्पलीट्यूड होगा वेव का। ये प्रॉपर्टी हम वेव की पढ़ रहे हैं ना, बात समझ में आई? बोलो क्लियर है? तो इसका मतलब ये भी हमें क्लियर हो गया कि जितने पार्टिकल ऑसिलेट कर रहेंगे उस वेव प्रोपगेशन में, है ना, उस सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड कैसा होगा, सेम। कैसा होगा? हाँ, नहीं तो अगर मैं एक पल्स की बात नहीं कर रहा हूं ना, देखो अगर आप एक पल्स की बात कर रहे हो तो एक जो पार्टिकल है, हम एक पर्टिकुलर वेव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें वेव प्रोपगेट कर रही है, उसमें जो ही पार्टिकल ऑसिलेट करेगा ना, उसका एम्पलीट्यूड, सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड कैसा होगा, सेम। बिल्कुल, क्यों नहीं पॉसिबल है? अभी प्रैक्टिकली तो वो एग्जांपल था, एनिमेशन जो दिखाया था। सॉरी,
अब डेफिनेशन पढ़ो, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो मीन से मैक्सिमम जितना ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वही तो एम्पलीट्यूड हुआ। बोलो, जब तक मैं आपसे ना बोलूं या क्वेश्चन नहीं बोले कि एयर का प्रेजेंस है, तो विल नॉट कंसीडर। अगर आपको एसएम में याद हो, तो हम लोगों ने डैम ऑसिलेशन एकदम आखिरी में पढ़ा, और वहां मैंने बोला कि एम्पलीट्यूड चेंज होगा, बोला ना ऐसा? बोलो। तो अगर जब तक आपसे बात नहीं हो रही है कि यहाँ पे डैम्पिंग है, प्रेजेंस ऑफ एयर है, तब तक हम कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, आई जितना भी फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये आइडियल सिचुएशंस पे पढ़ रहे हैं, है ना? क्लियर है? पक्का? जैसे अब हम लोग फ्रिक्शन से पहले जितने भी क्वेश्चंस करे थे, याद करो कैसे किए थे। सारे स्मूथ मान के किए थे ना? बोला है और नहीं बोला, हमने स्मूथ ही माना था, यही तो था ना? तो वैसे यहाँ पे अगर आपको डैम्पिंग के बारे में अगर वो कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं डैम्पिंग के बारे में, तो वो आपको बोलेंगे कि देयर इज अ डैम्पिंग, है ना? समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट पे कि एम्पलीट्यूड डिपेंड किस पे करता है, नहीं? तो देख लेना, इनिशियली amplitude depend on source, depend on source, but as wave propagate, it may change according to medium, according to medium। ठीक है? अब जैसे वेव्स एंड स्ट्रिंग की बात करें, तो उसमें मीडियम कौन है? बताओ, हु इज मीडियम? रोप के पार्टिकल्स, है ना? रोप है वेव, रोप है मीडियम। ठीक। अब अगर यूनिफॉर्म रोप होगी, मतलब आपने वेव दे रहे हो ऐसे, और ना आप डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, और डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल कर रहे हैं, और वेव जो स्ट्रिंग है, रोप है, वो यूनिफॉर्म थिकनेस की है, तो एम्पलीट्यूड में चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर आपने वहां पे कोई और पतली लगा दी और थोड़ी सी थिकर स्ट्रिंग यूज कर ली, तो वहां पे एम्पलीट्यूड में चेंजेस अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। ठीक है? क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रीक्वेंसी। देखिएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, number of oscillation performed by medium particles is called frequency, is called frequency। सो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं हम लोग अब। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय मीडियम पार्टिकल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, it is property of source, it is property of source only,
and does not depend on medium. फ्रीक्वेंसी इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स, मतलब सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी से वेव, वही फ्रीक्वेंसी वेव की होगी, है ना। जिस फ्रीक्वेंसी से आपका जो ऑसिलेटर है ऊपर नीचे कर रहा होगा, जो डिस्टर्बेंस दे रहा है, वही फ्रीक्वेंसी को कैरी ऑन करेगा। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे लो। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ वेव। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ वेव। देखो ये चैप्टर जो है बहुत आसान है, पहली बात बताता हूँ, ये तो बहुत आसान है। आसान इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, बस इसमें थोड़े फॉर्मूले ज्यादा है ना। जैसे अगर एसएचएम की बात करें तो एसएचएम में एक आपको सिचुएशन दे दी जाएगी और बोलेंगे टाइम पीरियड निकालो, तो उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला वार्मूला याद है तो आप कर लोगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो एक तो मोशन किसका है, वेव का। एक मोशन किसका है, वेव का। और एक मोशन किसका है, मीडियम के पार्टिकल्स का, जो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो लोग मोशंस में हैं। तो यहाँ पे जो हेडिंग पड़ी है, पता सकता है कि बच्चा ये वेलोसिटी किसकी है, उन पार्टिकल्स की वेव की। इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ वेव। पार्टिकल किसी इंस्टेंट मीडियम के पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, उसके बारे में बात नहीं अभी कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेव की, ठीक है। ये बात, दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट है, इनको ध्यान रखना। ओके, तो लिखो द वेलोसिटी ऑफ disturbance in the medium is called velocity of wave, या wave velocity, ठीक। it is property of medium, it is property of medium, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की। it does not depend on source, ओके, ठीक है। अब डालो हेडिंग, क्लियर है बात यहां तक, ये लिख लिया था डेफिनेशन, डालो हेडिंग। अब ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग वेव, जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग वेव। जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग वेव, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, ये डायग्राम के थ्रू मैं बस एक्सप्लेन करूंगा। ये एक रिजिड सपोर्ट हो गया और ये एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, ओके। और
मैंने एक देखो ब्लू कलर से एक पार्टिकल एक पॉइंट मार्क किया है, ठीक है, और टाइम लिखा है t बराबर 0, ठीक। तो इस पार्टिकल, ये वो एंड है जिस एंड से मैं डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा, जिस एंड पे मैं डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा, है ना, ठीक है, क्लियर है। इस पार्टिकल का नाम मैं डाल देता हूं यहाँ पे ए, ठीक। इसी पार्टिकल से x डिस्टेंस पे एक और पार्टिकल मान लिया मैंने b, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, उससे कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ x बराबर x, और इसका हो गया x बराबर 0, क्लियर है। तो इसी पॉइंट से डिस्टेंस देना है, ठीक है। अच्छा, कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि इस पार्टिकल का इनिशियल फेज क्या होगा, अगर ये सिचुएशन तो मैं दे रखी है मैंने t बराबर 0 पे, मैं इस पार्टिकल a की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल a, रिप्लाई दो फटाफट। हाँ, सर ने क्या पूछा, क्या पूछा मैंने, किसका, पार्टिकल ए का इनिशियल फेज का मतलब क्या, इनिशियल फेज का मतलब क्या, हाँ, फाइव, फाइव का मतलब क्या, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता था मैं सिस्टम में, ऑसिलेशन स्टार्ट, या और डिटेल पे मैं बोलूं तो t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे हमारा पार्टिकल किस पोजीशन पे, इसका आइडिया देता है। अब जरा पार्टिकल ए के बारे में बताओ कि t बराबर 0 पे वो कहाँ है, कहाँ पे, 0 पे है ना, उसका y कोऑर्डिनेट देखो 0 है ना, उसका इनिशियल फेज कितना हुआ, 0 हुआ ना, बोलो, बताओ भाई, नहीं समझ में आई बात, ठीक। तो अगर मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी लिखूं मान लो, तो क्या लिखोगे बताओ, पार्टिकल की वेलोसिटी, बोलो, यस, किसने, वेरी गुड, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अरे भाई एसएम पार्टिकल तो एसएम कर रहे हैं ना, तो एसएम तो हम पढ़ चुके हैं, तो सारी बातें तो वही रिपीट हो रही हैं, बोलो, सब सेम है ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने डिस्टरबेंस आगे क्रिएट किया, मतलब मैंने एक इधर से डिस्टरबेंस दिया, तो मैं जब डिस्टरबेंस दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात अगर आपसे मैं पूछूं कि ये कुछ, इसका मतलब ये एक वेव हो गई, बोलो हाँ या ना, ठीक। डिस्टरबेंस अगर मैं कंटिन्यूअसली दे रहा हूं, तो इस तरह का डिस्टरबेंस फॉर्म होने में लगने वाला जो टोटल समय है ये कितना लगेगा, कैपिटल टी, क्लियर है ना, पक्का। और अगर मैं बोलूं कि हाफ ऐसे निकली है, अभी इतनी ही निकली हुई है वेव, तो हाफ ना, वेरी गुड। और अगर मैं बोलूं कि ये वाला तो t/4, t/4। और अगर मैं बोलूं कुछ इस तरीके, लेस देन t/4, लेस देन t/4 हुआ ना, लास्ट केस नहीं, अरे t/4 वाला केस कौन सा था, ये वाला था ना, बोलो ये तो केस है t/4 वाला केस। तो अगर इससे पहले का टाइम करेंगे हम, तो क्या करो, इसको उठा के लेफ्ट की तरफ ऐसे, अरे बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। अगर मैं हाफ वेव की बात करूं, हाफ कह रहा हूं, इसकी बात करूं, ये मान लो हो गया t/4 है ना, अरे इसको मैं अगर थोड़ा इधर कर दूं ऐसे, और सिर्फ खाली ये वाला पोर्शन को देखो, तो ये क्या टाइम वो दिखा रहा है, कॉमन सेंस है यार, क्या दिखा रहा है, लेस देन t/4, सिंपल है ना ये तो, ठीक। तो आगे बढ़े फिर अभी, ध्यान रखना सभी लोगों। तो नेक्स्ट है हमारा, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर टाइम लेस देन t/4, ठीक।
तो लेस देन t/4 पे हमको ये बात कंफर्म है कि जो पार्टिकल ए है वो अपनी पोजीशन पे नहीं होगा, थोड़ा सा कहाँ होगा, नीचे ऊपर, ऊपर। वेरी गुड। देखो पढ़ते समय जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछोगे और खुद से आंसर दे दोगे, उतना आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल ए होगा तुम्हारा वो कहीं यहां पर होगा, ठीक है, क्लियर है। और ये तुम्हारा वेव हो जाएगी, ठीक। और इस समय जो वेव होगी तुम्हारी, उसका स्ट्रक्चर तुम्हारा पल्स का अगर बात करें तो कुछ ऐसा मान लेना, थोड़ा सा ऐसे निकालना इसको, स्ट्रक्चर को, कि ऐसा लगे कि अगर इसको आगे एक्सटेंड करूं मैं तो ऊपर जाएगा पॉइंट, है ना। ये टाइम कौन सा हो गया, लेस देन t/4। तो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा कर्व है, मैं एक मिनट रुकना जरा, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, लग रहा है ऐसा कुछ, ओके। चलो अब बात करते हैं किसकी, हम एग्जैक्ट t बराबर t/4 की। इस टाइम पे क्या होगा, बोलो। इस टाइम पे जो पार्टिकल ए है वो कहां होगा, बोलो, जवाब दो। अप मतलब क्या हुआ, अच्छा क्रेस्ट एंड ट्रफ वाला पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो क्या। इस टाइम पे तुम्हारा जो पार्टिकल होगा वो होगा अपने एक्सट्रीम पे, है ना, अपने एक्सट्रीम पे, ऐसा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो अभी हमारी कितनी वेव हो गई है, 1/4। अब ड्रॉ करते हैं हम, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ एट द टाइम ऑफ t/2। t/2 तो बताओ ये हमारा ए वाला पार्टिकल कहाँ होगा और जा कहाँ रहा होगा, शिट कहाँ जा रहा होगा, हाँ कहाँ पर होगा अभी, t/2 पे, t/2 पे होगा, मीन पे, क्योंकि एक तरीके से वो मीन चला था, ऊपर गया वापस आ चुका है, और अब कहाँ जा रहा होगा, नीचे की तरफ, क्लियर है ना। उसके लिए अगर मैं लिखूं, बनाओ डायग्राम, तो कुछ ऐसे आएगा, व्हाट डू यू से, ये आएगा ना, और ये वाला हमारा वो पार्टिकल हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं कौन सा, एक मिनट, नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं हम लोग t बराबर 3t/4 का। जरा बताओ डायग्राम कैसा बनेगा, ये वाला पार्टिकल कहाँ होगा, किस कौन से एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे, वेरी गुड। तो कैसा डायग्राम बनना चाहिए, आई थिंक ऊपर वाला डायग्राम जो है वो हूबहू यहाँ पे कॉपी हो जाएगा ऐसे, तो छोटा करना पड़ेगा और नीचे ऐसा आ जाएगा, बोलो सही लिखा है, हाँ सही बनाया कि नहीं, करेक्ट है ना। अब बताओ मुझे एट द टाइम ऑफ टी पे,
एट द टाइम टी पे पता क्या होगा, एक कंप्लीट वेव फॉर्म हो जाएगी और वो कुछ इस तरीके फॉर्म होगी, ऐसे। बताओ सबको समझ में आया यहां तक? बोलो क्लियर है यहां तक सभी को? ये अब एक वेव निकली है, समझ रहे हो? और ये टाइम तुम्हारा कितना हो गया, टी बराबर कैपिटल टी, ठीक है? बोलो क्लियर यहां तक बात? अब सुनना ध्यान से, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? बोलो, वेव, ये होगा लैम्डा, ठीक है? क्या होगा? लैम्डा। अच्छा मुझे एक बात जवाब दोगे? जैसे मैंने जहां पे वे प्रोसेस स्टार्ट कराया था, है ना, जैसे मैंने बोला कि ये टी बराबर 0 समय है, नहीं बोला था ना ये? तो ये मैंने यहाँ पे जनरेट करी थी, है ना, और फिर ये इस तरीके वेव आगे निकली, ठीक? तो इसमें जैसे ए वाले पार्टिकल का इनिशियल वेव कितना था? अच्छा एक के थोड़ा राइट में पार्टिकल ले लें, अगर एक के थोड़ा सा राइट में पार्टिकल कंसीडर कर लें, है ना, या ऐसे मान लेते हैं चलो कि अभी ये वाला पार्टिकल ए है, मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पार्टिकल की, कैन यू प्लीज टेल मी इस पार्टिकल का इनिशियल वेव कितना होगा? क्यों जीरो होगा? वाई 90 वाई पाई बाय 2, ठीक है देन। देखो ये तो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग से दिखाया, बट किसी स्ट्रिंग में जो वेव जा रही होगी थ्रू आउट हमेशा ऐसे वेव प्रोपोगेट कर ही रही होगी ना। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं टी टी बराबर कैपिटल टी टाइम के बाद ये स्ट्रक्चर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को देख कर कोई आइडिया दे सकता है मुझे कि कौन से पार्टिकल का कौन सा फेज होगा? ये वाले पार्टिकल कितना है ना? अच्छा ये बताओ, फेज 0 होना, 2 पाई होना, 4 पाई होना, है ना, 6 पाई होना, 8 पाई होना, मतलब सेम है डिफरेंट? फेज 0 है, फेज 2 पाई है, सेम ही हुआ ना? अरे 0 और 2 पाई सेम ही हुआ ना ये? बोलो, नहीं समझे? साइन थीटा और साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा एंड tan 360 प्लस थीटा, tan थीटा, गेटिंग दिस? तो यहाँ पे इसका इनिशियल, अब ये अभी मीन पे है और जा रहा है ऊपर, ठीक है, इनिशियल वेव 0 हो गया। ये वाला कहाँ पे है अभी, स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट कहाँ पे? मीन पे। कहाँ जाएगा अभी? अभी कहाँ जाएगा? सोचते नहीं हो, सोचो जवाब दो, सोच के जवाब दो, नीचे ऊपर सोचो। अगर यही डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करा दूं मैं तो ऐसे जाएगा? देखो जब अगर डिस्टर्बेंस आगे जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट पॉइंट तब कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया ना इस पॉइंट पे, कहाँ जाना चाहिए इसको अभी? तो जो मोमेंट अभी दिखाया है डायग्राम में टी बराबर कैपिटल टी टाइम पे, उसके अगले मोमेंट पे पार्टिकल कहाँ जाएगा? ये वाला ऊपर जाना चाहिए ना, ठीक? अभी मीन पे और कहाँ जाना चाहिए? तो इसका इनिशियल फेज कितना हो गया? 0। अरे इसके बारे में तो ये था, बोलो क्लियर है, समझ में आई बात? अच्छा इसका इनिशियल फेज बताओ, इसका इनिशियल फेज 1/2 इनिशियल फेज। अच्छा ये कहाँ पे अभी, कहाँ पे? और कहाँ जाना चाहिए इसको, कहाँ जाएगा? तो मीन पे और नीचे जा रहा है, तो इनिशियल फेज क्या हो गया? पाई 180 फेज हो गया ना?
मीन पे और ऊपर जा रहा है, प्लस पे जा रहा है, तो यानी कि क्या, कितना फेज हो गया? मीन पे अगर ऊपर जा रहा है कितना फेज हो गया? 0। मीन पे वो नीचे जा रहा है तो, अरे एसएसएम में ऐसे ऐसे होता ना, एसएसएम मीन पोजीशंस के राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम, कोई पार्टिकल अगर लेफ्ट में जा रहा हो तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएसएम याद करो। मान लो कोई पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट मीन पे और नीचे जा रहा है, तो उसके लिए तुम पार्टिकल कहां ड्रॉ करोगे? यहां ड्रॉ करोगे ना। तो ये कितना फेज हो गया इनिशियल? पाई। इस वाले का कितना फेज है? कितना है? पाई। ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया? तो इस तरीके तुम पोजीशंस फाइंड, इनिशियल फेज निकाल सकते हो। मैं एक्चुअली में एक बात तुम्हें रिलेट करना चाहता था, इसका और इसका इनिशियल फेज कितना है? दोनों का इनिशियल फेज 0 यानी कि सेम। क्लियर है? अगर इन फ्यूचर में और एक मान लो आगे प्रोसेस और कर दूं वेव को, तो ऐसे बनेगी, बोलो। अच्छा, ये और ये डिस्टेंस कितनी होगी जल्दी बताओ? कितनी होगी? लैम्डा होगी। अच्छा, इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का फेज कितना होगा? सेम कि डिफरेंट? सेम होगा, सेम। ऐसे ही देखो, ये वाला पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा? ये इस पार्टिकल का इनिशियल फेज, इस पार्टिकल का इनिशियल फेज और इस पार्टिकल का इनिशियल फेज कितना होगा? सेम। क्या मिल रहा है हमको? क्या मिल रहा है? जब कोई वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो कोई दो, या ऐसे बोले, जो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स होते हैं मीडियम के, है ना, जिनका इनिशियल फेज सेम होता है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम? लैम्डा बोल सकते हैं। तो लैम्डा एक और डेफिनेशन मिल चुका है। समझ रहे हो? बात समझ में आई? बताओ। तो वो डेफिनेशन चाहो तो लिख लो, मैं लिख देता हूं। डाल लो एडिंग वेवलेंथ और लिख लो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव in one oscillation, या in one time, in one t I can say, ठीक है, और in one oscillation is called wavelength। ये तो हमारा नॉर्मल डेफिनेशन जो हो गया, हम जो पढ़ते हैं अभी तक, है ना। एक ऑसिलेशन में जो जितनी वेव निकली है उसका लेंथ ही तो होगा, या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड। सेम बात है ना? समझ में आ रही है बात? और दूसरा डेफिनेशन में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो, बोलो भाई। लिख लो वेवलेंथ, मैं बोल रहा हूँ, लिखो फटाफट। वेवलेंथ इज मिनिमम distance between 2 points which are having same phase। और oscillating in same phase, एक ही बात है। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है।